तो कल के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.2 की थी, ठीक है, और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3 का बेसिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केंद्र से जीवा पर लंब। इसके बारे में हमने पढ़ना है। मतलब क्या है कि जब मैं किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब ढालता हूँ, मतलब जैसे मान लो ये वृत्त है, इस वृत्त के केंद्र से अगर मैं इस जीवा पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, लंब ढालता हूँ, तो ये जीवा का क्या होगा, मतलब जीवा के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो पढ़ना है। समझ रहे हो? उसको आराम से समझाते हैं। चलो, कॉपी पेन निकाल लेना और साथ साथ आप नोट भी कर लेना। टॉपिक का क्या नाम है? केंद्र से जीवा पर लंब। यानी एक वृत्त है, मान लो ये वृत्त है, ठीक है, और ये इसका केंद्र है, लेट्स से ओ केंद्र है। अब इस केंद्र से मैंने इसके किसी जीवा पर लंब ढाल दिया। मान लो कि ये जीवा है पी क्यू। मैंने क्या किया, इस वृत्त के केंद्र से इस जीवा के ऊपर लंब ढाल दिया। लंब ढालने का मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। लेट्स से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम ले लिया एम। ओ एम जो है वो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया पी क्यू के, ठीक है। तो जब मैं केंद्र से जीवा के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, लंब ढालता हूँ, तो उस जीवा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो पढ़ना है। होगा क्या, जब आप किसी केंद्र से जीवा पर लंब ढालोगे ना, तो ये जो जीवा है ये समद्विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समद्विभाजित। चाहे कितना भी बड़ा सर्कल हो या फिर कितना ही छोटा सर्कल हो, जब आप सर्कल के सेंटर से किसी जीवा के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये बात पक्की है कि वो जीवा समद्विभाजित होगी ही होगी। समद्विभाजित का मतलब कि ए पीएम की लेंथ बराबर हो जाएगी एम क्यू की लेंथ के, चाहे आप कितना भी बड़ा सर्कल ले लो, चाहे आप कितना भी छोटा सर्कल ले लो, ठीक है। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। प्रकार लो, एक सर्कल बनाओ, सर्कल से जो सेंटर है, सेंटर से आप उसकी जीवा पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, 90 का एंगल बना दो। आप हमेशा पाओगे कि जो लेंथ पी एम की है वही लेंथ एम क्यू की भी होगी, और ये बात श्योरिटी है, मतलब बिल्कुल 100% सत्य है। चाहे कितना ही छोटा सर्कल हो, ठीक है, चाहे कितना ही बड़ा सर्कल हो, अगर मैं किसी सर्कल के सेंटर से किसी जीवा के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो वो जीवा समद्विभाजित हो जाती है, ठीक है। और इस बात को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इससे आगे वाली जो थ्योरम्स हैं, इससे आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनको जब हम सोल्व करेंगे तो इस थ्योरम का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। जो ये मैंने बात बताई है ना, इस बात का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अब इसी बात को मुझे प्रूफ करना है, यही आपकी थ्योरम है। अभी मैंने आपको बता तो दिया कि भैया केंद्र से जब मैं किसी जीवा के ऊपर परपेंडिकुलर ढालूंगा तो वह समद्विभाजित होगी, लेकिन इस बात को हमें प्रूफ भी तो करके दिखाना है। अब ऐसे थोड़ी मान लें कि हाँ जी होंगी होंगी, लेकिन इस बात को हमें प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना, कि भाई हम ऐसे कैसे कह रहे हैं कि होंगी। ये तो इस बात का हम प्रूफ देखते हैं। देखें, चलो, ये आपकी आ गई थ्योरम 10.3। अच्छा, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी जो ये लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर देखने के बाद ये जो भी मैंने पढ़ाया, जो भी बेसिक है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। देखो, ये हमारी है थ्योरम 10.3 और एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसको। क्या लिखा है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर ढाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। और यही बात मैंने बताई थी, भाई कोई वृत्त है, लेट्स से ये वृत्त है और ये इसका केंद्र मान लिया मैंने ओ, एक इस पर जीवा बना ली, मान लो पी क्यू। अब प्रमेय में क्या कहा गया कि वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर ढाला गया लंब, इस वृत्त के केंद्र से मैंने इस जीवा पर लंब ढाल दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मान लो ओ एम। ओ एम क्या कर दिया मैंने? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर का मतलब कि यहाँ भी 90 का एंगल बनेगा और यहाँ पर भी 90 का एंगल बनेगा, ठीक है। तो यह जीवा को समद्विभाजित करता है। यही बात मैंने बताई थी कि ये जो हमने लंब ढाला है, यह लंब जीवा को क्या कर देगा? समद्विभाजित कर देगा, दो बराबर भागों में बांट देगा। अब इस बात को हमें प्रूफ करके दिखाना है, क्योंकि जब ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना एग्जाम में, तो आपसे कहेगा कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर ढाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ऐसा सिद्ध कीजिए। इस तरीके से पूछता है आपसे, ये डायरेक्टली नहीं पूछता कि प्रमेय 10.3 को सिद्ध करो, या फिर ये लाइन दे देगा आपसे, है ना, ये लाइन दे के फिर कह देगा कि सिद्ध करो। तो
तो इस बात को प्रूफ कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले आप लिखिएगा दिया है, क्या दिया है आपको, एक वृत्त दिया है, वृत्त का केंद्र है O, P क्यू एक जीवा है, और हमने क्या किया, O से इस जीवा पर लंब ढाल दिया, ये आपको दिया हुआ था। लिख देते हैं, O केंद्र वाले वृत्त में P क्यू एक जीवा है, ये हमको दिया हुआ है, और हमें ओ एम परपेंडिकुलर दिया है पी क्यू के। फिर हम लिखते हैं सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि यह जीवा समद्विभाजित हो जाएगी, मतलब पी एम की लेंथ को हमें एम क्यू की लेंथ के बराबर प्रूफ करना है, पी एम की लेंथ को बराबर प्रूफ करना है एम क्यू के। अब इसको करने के का तरीका समझो आप। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पी ओ को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ रहे हैं इसका रीज़न बताता हूँ, लेकिन एक बार आप जोड़ दीजिए, और इसी तरह आप ओ क्यू को जोड़ देंगे। इससे क्या होगा, दो त्रिभुज बन जाएंगी, एक तो बन जाएगी आपकी ये वाली त्रिभुज, एक बन जाएगी आपकी ये वाली त्रिभुज। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगी, जैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगी, तो आप कह पाएंगे कि पी एम की लेंथ बराबर है एम क्यू की लेंथ के। अभी है नहीं, आप बाद में प्रूफ कर पाएंगे, है ना। जैसे ही आप इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करेंगे तो पी एम बराबर हो जाएगा एम क्यू के, और यही हम चाहते हैं। अब इन दोनों को सर्वांगसम कैसे प्रूफ करोगे, ये देखो, ये भुजा तो दोनों में कॉमन है ही, यहाँ पर भी 90 का एंगल है, यहाँ पर भी 90 का एंगल है, और पी ओ और ओ क्यू ये दोनों बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, क्योंकि पी ओ और ओ क्यू ये दोनों आपकी त्रिज्या हैं, और जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो बराबर होती हैं। तो आर एच एस राइट एंगल, हाइपोटोनियस और एक साइड, आर एच एस सर्वांगसमता नियम से आप क्या कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपकी सर्वांगसम है। जैसे ही आप इनको सर्वांगसम कहोगे तो आप कह देना कि पी एम और एम क्यू बराबर है। बस समझ में आई। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रचना, रचना में हम क्या करेंगे, हम ओपी को और ओ क्यू को जोड़ देंगे। ठीक है, अब करते हैं सिद्ध। दो त्रिभुज बन गई, एक तो बन गई आपकी ओ एम पी, और दूसरी त्रिभुज बन गई आपकी ओ एम क्यू। इन दोनों त्रिभुजों में हमने क्या देखा कि सर ओ एम तो है ना, दोनों ही त्रिभुजों में कॉमन था, ओ एम बराबर ओ एम। रीजन हो गया उभयनिष्ठ, या फिर साझा लिख दो, आपकी मर्जी है। और इसका एंगल ओ एम पी और इसका एंगल ओ एम क्यू, ये भी दोनों में बराबर है। रीजन दोनों 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा ओ पी और ओ क्यू ये भी बराबर हैं। क्यों हैं बराबर, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो हो गया ये राइट एंगल बराबर हो गया दोनों में, हाइपोटोनियस बराबर हो गया दोनों में, और एक साइड बराबर हो गई। तो हमने सीखा था आर एच एस, आर एच एस के बारे में, चैप्टर नंबर 7 की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें हमने सीखा था ना आर एच एस। तो आर एच एस सर्वांगसमता नियम से आप क्या कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम हैं। अच्छा, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होती हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर हो जाती हैं। इसका मतलब पी एम बराबर हो जाएगा अपने आप ही एम क्यू के। ऐसे ही पी ओ बराबर हो जाएगा ओ क्यू के, ओ एम बराबर हो जाएगा ओ एम के। लेकिन हमें तो पी एम और एम क्यू की जरूरत है ना, तो हम कह देंगे कि सर पी एम बराबर हो जाएगा अपना एम क्यू के। रीजन लिखते थे सी पी सी टी, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स।
याद है कि नहीं है? चैप्टर 7 की बात थी हमारी ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या प्रूफ कर दिया, इस तरीके से हमने पी एम को एम क्यू के बराबर प्रूफ कर दिया। यानी यहाँ से एक बात निकल के आ रही है कि अगर मैं किसी केंद्र से किसी जीवा पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो यह बात 100% श्योर है कि वो जीवा दो बराबर भागों में बट जाएगी, यानी उनकी जो लेंथ है वो बराबर हो जाएगी। पी एम और एम क्यू क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इस बात का हम बहुत जगह यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, और ये थ्योरम एग्जाम में पूछी जाती है। अगली थ्योरम देखें, देखो एक मिनट रुको, देखो थ्योरम 10.4। ये जो थ्योरम है ये पिछली वाली थ्योरम का विलोम है। विलोम का मतलब कि जो हमने पिछले थ्योरम में प्रूफ किया था वो इस थ्योरम में दिया हुआ है, और जो पिछली थ्योरम में दिया हुआ था वो इस थ्योरम में हमें प्रूफ करना है। उल्टा हो गया मतलब। दिखाते हैं आपको, पढ़ो इसको पहले अपने आप। देखो क्या लिखा है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। अब उसी बात का उल्टा हो गया है ना भाई। कोई वृत्त है, मान लो ये वृत्त है, ये इसका केंद्र हो गया, ये जीवा हो गई पी क्यू। अब की बार मैंने क्या किया, ओ से एक ऐसी रेखा खींची जो इस पी क्यू को समद्विभाजित कर रही है। मान लो कि वो रेखा है ओ एम। इस ओ एम रेखाखंड ने इस पी क्यू रेखाखंड को समद्विभाजित कर दिया। क्या कर दिया, समद्विभाजित कर दिया। समद्विभाजित का मतलब अब की बार आपको पी एम बराबर दे दिया एम क्यू के। आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो रेखाखंड मैंने खींचा है ये रेखाखंड इस जीवा पर लंब होगा, या फिर कह लो परपेंडिकुलर होगा, ऐसा प्रूफ करना है। मतलब मुझे इस एंगल को ओ एम क्यू और ओ एम पी, इन दोनों एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ करना है। दिया नहीं हुआ है, प्रूफ करना है। पिछली बार दिया हुआ था, हमने ये प्रूफ किया था पी एम और एम क्यू बराबर है। अब की बार पी एम एम क्यू बराबर दे दिया, हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पर एंगल 90 के बनेंगे, है ना। कैसे करेंगे, जैसे पिछला किया था वैसा ही इसमें भी होगा। हम क्या करेंगे, हम ओ पी को जोड़ देंगे, ऐसे ही ओ क्यू को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद यहाँ पे दो त्रिभुज बनेंगी। एक बन गई आपकी ये वाली त्रिभुज, और एक बन गई आपकी ये वाली त्रिभुज। ठीक है। और हमारा मेन एम क्या होगा कि कैसे ना कैसे करके इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम किया जाए, क्योंकि जैसे ही ये सर्वांगसम होंगी तो इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे। यानी ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इस एंगल के। ये दोनों एंगल बराबर हो गए। हमें पता है कि यार एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है उनका जोड़ 180 होता है, तो वहाँ से मैं कह दूंगा कि इन दोनों कोणों का जोड़ 180 है, फिर वहाँ से 90 निकल के आ जाएगा। समझ में आया? तो इन दोनों का सर्वांगसम कैसे करोगे वो समझो। पी एम और एम क्यू तो बराबर दिया हुआ है, ये साइड दोनों में ही कॉमन है, चाहे आप इस त्रिभुज की बात कर लो चाहे पिंक की कर लो। और पी ओ ये तो बराबर होगा ही क्यू ओ के। क्यों होगा बता सकते हो? क्योंकि त्रिज्या है भाई, और वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। तो साइड 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 सर्वांगसमता कसौटी से आप क्या कह सकते हो कि ये दोनों त्रिभुज आपकी सर्वांगसम हैं। उसके बाद आप कह देना कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल्स का जोड़ 180 होता है, तो इसका मतलब ये 90 मिलेगा, ये 90 मिलेगा, और यही हम चाहते हैं। लिखोगे कैसे प्रॉपरली इसको देख लो बस। इसको पहले आप खुद ट्राई भी कर सकते हैं, अपने आप खुद ट्राई कीजिए, लिखने की कोशिश भी कीजिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि मैंने कैसे लिखा है। ठीक है। तो क्या दिया हुआ है हमें, हमें ओ केंद्र वाले वृत्त में पी क्यू एक जीवा दी गई है, और पी एम और एम क्यू ये बराबर दिया गया है। ठीक है, लिखते हैं ओ केंद्र वाले वृत्त में पी क्यू एक जीवा है, और पी एम बराबर एम क्यू है, ये आपको दिया गया है।
फिर आप लिखेगा सिद्ध करना है। ये थ्योरम भी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, और बहुत ही आसान आसान थ्योरम थी दोनों। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये कोण, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये कोण कौन सा होगा, पी एम ओ, और ये वाला कोण, ये कोण कौन सा होगा, ओ एम क्यू, ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, ऐसा हमें प्रूफ करना है। या फिर आप लिख सकते हो कि ओ एम लंब है पी के ऊपर, ऐसा प्रूफ करना है, आपकी मर्जी है। ओ एम परपेंडिकुलर है पी के ऊपर, इस तरीके से प्रूफ करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने रचना की, क्या रचना की, हमने ओ पी और ओ क्यू को जोड़ा, ठीक है। अब करते हैं सिद्ध। दो त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ओ पी एम और त्रिभुज ओ क्यू एम में नाम थोड़ा ध्यान से देना, पता है ना भाई, अगर मैं यहाँ से ओ पी एम से स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे नाम क्या होगा, ओ क्यू एम होगा, है ना। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखा क्या कि जी ओ पी बराबर है ओ क्यू के, क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं और वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ऐसे ही ओ एम बराबर होगा ओ एम के, क्योंकि दोनों में ही कॉमन है, या फिर कह लो उभयनिष्ठ है, ठीक है। और पी एम बराबर होगा एम क्यू के, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये आपको दिया है। तो साइड 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 सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता नियम से, कसौटी कहो नियम कहो बात एक ही है। क्लास 10th में है ना आप समरूपता के बारे में पढ़ोगे, तो उसमें है ना बार बार कसौटी यूज होती है, तो वो जुबान पे चढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे नियम कह लो, कोई दिक्कत नहीं। साइड 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 सर्वांग समता नियम से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ पी एम सर्वांगसम है त्रिभुज ओ क्यू एम के। अच्छा, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होती हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, है ना, संगत भुजाएं भी बराबर होते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर जरूरत किसकी है, मुझे कैसे ना कैसे करके इन कोणों को 90 डिग्री दिखाना है, यानी मुझे एंगल्स की जरूरत है, भुजाओं की जरूरत नहीं है, भुजाएं तो पहले से ही बराबर है, तो मुझे एंगल्स की जरूरत है। इसलिए मैं लिखूंगा कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, यानी इसका नाम है एंगल ओ एम पी, इसका नाम है एंगल ओ एम क्यू, ये दोनों क्या होंगे आपके बराबर, एंगल ओ एम पी बराबर होगा एंगल ओ एम क्यू के। रीजन लिखेंगे आप सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होती हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, चाहे वो एंगल्स हों चाहे वो भुजाएं हों, वे दोनों बराबर होती हैं, तो वही बात हमने लिखी है। अब ये दोनों कौन बराबर हैं, अब मुझे पता है कि यार पी क्या वो एक जीवा है, जीवा हमेशा स्ट्रेट बनती है, सीधी रेखा होती है, यानी पी क्या वो एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा के ऊपर बनने वाले कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, यानी इन दोनों एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होगा। लिख देते हैं, तो एंगल ओ एम पी प्लस एंगल ओ एम क्यू, ओ एम पी और ओ एम क्यू, इन दोनों एंगल्स का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। इसका रीजन होता था रैखिक युग्म, याद है, रैखिक युग्म, युग्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एंगल्स का जोड़ा बन रहा है। अगर यहाँ पे 3-4 एंगल्स बनते तो हम ये लाइन लिखते कि एक सीधी रेखा के ऊपर बनने वाले सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अगर दो एंगल बनेंगे तो हम रीजन लिखेंगे रैखिक युग्म का, युग्म मतलब जोड़ा, रैखिक मतलब एक रेखा के ऊपर बनने वाले सभी एंगल्स का जोड़ा, ठीक है। तो इन दोनों एंगल्स का जोड़ कितना है, 180 डिग्री होता है। अब मुझे क्या मिला था, मुझे ये दोनों एंगल्स बराबर मिले थे, यानी मैं इस ओ एम पी को चेंज कर सकता हूँ किसके अंदर, ओ एम क्यू के अंदर, या फिर ओ एम क्यू को चेंज कर लो, किसी एक को चेंज कर लो, क्योंकि ओ एम पी और ओ एम क्यू बराबर है ना, तो इसलिए मैंने ओ एम पी को चेंज कर लिया किसके अंदर, ओ एम क्यू के अंदर। तो ये हो जाएगा हमारा ओ एम क्यू प्लस एंगल ओ एम क्यू बराबर 180 डिग्री। यहाँ से आ गया हमारा दो एंगल ओ एम क्यू बराबर 180 डिग्री, और यहाँ से एंगल ओ एम क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री, मतलब दो भाग में चल गया। यानी हमने क्या प्रूफ कर दिया कि भैया ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, इसी तरह ये एंगल भी कितना है, 90 डिग्री है। लिखना चाहो लिख दो, एंगल ओ एम पी भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों ही बराबर थे, है ना। रीजन भी लिख देते हैं, क्योंकि, ये क्योंकि का साइन होता है, जब हम दो बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे लगाते हैं ना, इसका मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि एंगल ओ एम पी और ओ एम क्यू ये दोनों क्या थे, हमारे बराबर थे। इसकी वजह से अगर ये 90 आया तो ये भी 90 होगा। अब ये दोनों कोण 90 हो गए, इसका मतलब क्या हो गया,
मैं कह सकता हूँ कि ओ एम परपेंडिकुलर है पी के ऊपर, और यही मुझे प्रूफ करना था। कहाँ गया ये रहा, ओ एम परपेंडिकुलर है पी के ऊपर, यही प्रूफ करना था और यही हमने प्रूफ कर दिया। लिख देते हैं, अतः, ओहो कितना बड़ा, अतः ओ एम परपेंडिकुलर पी क्यू है। समझ में आ गई? इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कर लेंगे। ये क्वेश्चन वैसे देखने में लेंथी लग रहा है क्योंकि समझाने का तरीका जो है ना वो लेंथी बना देता है, लेकिन जब आप खुद ट्राई करेंगे तो आसान लगेगा। हमने किया क्या है, हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग किया, उसके बाद ये दोनों कोण बराबर हो गए, इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा, इसका मतलब ये दोनों 90-90 पाएंगे। और जो पिछली थ्योरम थी उसमें हमने क्या किया था, हमें ये दोनों कोण 90-90 के दे रखे थे, हमें प्रूफ करना था पी एम बराबर होगा एम क्यू के। इसके लिए वापस से इन दोनों को सर्वांग किया, जैसे सर्वांग किया तो पी एम और एम क्यू बराबर हो गए। ये दोनों थ्योरम बहुत ही आसान थी और ये दोनों थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं, तो इन दोनों को कर लीजिएगा। अच्छा एक बात और मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करा देता हूँ कि आज हमने दो बातें कौन सी सीखी। एक बात तो हमने सीखी कि जब हम किसी वृत्त के केंद्र से किसी जीवा के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो जीवा समद्विभाजित हो जाती है। और ठीक इसका उल्टा भी सीखा कि भाई कोई जीवा अगर समद्विभाजित हो रही है तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर लंब बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। एक दूसरे की विपरीत बातें थी, इन दोनों बातों को हमने सीखा, इन्हीं दोनों बातों को हमने प्रूफ कर लिया। जो कल का लेक्चर होगा उसके अंदर हम करेंगे थ्योरम 10.5, वो थ्योरम इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करनी है वो थ्योरम। और हो सकता है कि जो कल थ्योरम करें उसको मैं आपको कॉपी पे करा दूँ, क्योंकि इस थ्योरम में कंस्ट्रक्शन बहुत है। ये है वो थ्योरम 10.5 बहुत इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मुश्किल है भी नहीं, मतलब थोड़ा ऐसी लेंथी है, ठीक है। तो कल इस थ्योरम को करेंगे प्लस एक्सरसाइज 10.3 को करेंगे, बहुत ही आसान प्यारी सी एक्सरसाइज है, तो कल करते हैं फिर, ठीक। तो बस यही कहना था। एक बात और कह देता हूँ, मुझे बहुत दिनों से इच्छा भी थी कहने की, कि भाई जो आपने पीछे पढ़ लिया, जैसे आपने मान लो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 ये ख़त्म कर लिए हों, मान लो आपने 6, 7, 8 चैप्टर ख़त्म कर लिए हों, तो आप इनकी रिवीजन करते रहें। ऐसा ना हो कि आप जैसे जैसे वीडियोज़ आ रही हैं उन्हीं के साथ साथ देखते जा रहे हैं, पिछले वाले को भूलते जाएंगे, है ना। तो पिछले वाले को भूलना नहीं है, साथ साथ रिवीजन करते रहो। एक एम बना लो कि भैया मैं आज से चैप्टर 1 के 2-2 क्वेश्चन निकालूंगा, चैप्टर 2 के 2-2 क्वेश्चन निकालूंगा, 2-2, 3-3, 4-4 ऐसे करके क्वेश्चंस निकाल लो पिछले वाले, है ना। 2-2, 3-3 तो बहुत कम किया, एक एक्सरसाइज निकालो रोज़ की पिछली वाली। जो आज काम चल रहा है ये तो करते जाओ, और जो पिछला काम था, पिछला का मतलब जो आपने पहले चैप्टर्स कर लिए, चाहे आप चैप्टर 1 से लगे हों या चैप्टर 6 से लगे हों, जहाँ से भी आपने चैप्टर स्टार्ट किए वो चैप्टर आप करते जाओ, ठीक है। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 ये जो 5 चैप्टर हैं, इन चैप्टर्स को भी मैं वापस कराऊंगा, और हो सकता है कि इसी साल करा दूँ, क्योंकि जो पहले 5 चैप्टर थे वो मैंने इतनी अच्छी तरह नहीं कराए, मुझे भी पता है और आपको भी पता होगा, है ना। उसके बाद तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा था, लेकिन पहले 5 चैप्टर इतने अच्छी तरह नहीं हुए, तो उनको भी क्या पता वापस करा दें। लेकिन ध्यान रखिए जो आपने पहले पढ़ लिया उसको आप साथ साथ रिवाइज करते रहें, साथ साथ निकालते रहें, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी। आप सारा कुछ ऐसा लगेगा कि आपको भूल गए, है ना। कईयों के साथ होता है ना कि भाई क्वेश्चन तो निकाल लेता हूँ मैं भूल जाता हूँ। भूलने का मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जो आज निकाल रहे हैं तो कल वाला या फिर परसों वाला जो आपने पढ़ा था पहले उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, है ना। रोज़ का एम बना लें कि मुझे 2 या 3 क्वेश्चन पिछले निकालने ही निकालने हैं। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो बस यही कहना था, कल मिलते हैं फिर, थैंक यू।